हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ई ज्ञान में। दोस्तों आज हम लोग अक्टूबर मंथ की प्रतियोगिता दर्पण को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 15 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया और साथ ही इस संबोधन के साथ ही नरेंद्र मोदी जी ने सर्वाधिक समय तक गैर कांग्रेसी पीएम रहने का रिकॉर्ड भी कायम किया। अगर हम इन रिकॉर्ड की बात करें तो जैसे कि नेहरू क्या थे कि ये कांग्रेस की पार्टी से थे और देश और राष्ट्र में 16 वर्ष 286 दिन तक पीएम के पद पर रहे ये, और इन्होंने 17 बार दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। और इंदिरा गांधी जी ने 11 वर्ष 59 दिन तक ये राष्ट्र की पीएम रही और इन्होंने 16 बार राष्ट्र को संबोधित किया दिल्ली की लाल किले की प्राचीर से। मनमोहन सिंह ये 10 वर्ष 4 दिन तक राष्ट्र के पीएम रहे और इन्होंने 10 बार दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया। वाजपेयी जी की हम अगर बात करें तो वाजपेयी जी ने 6 बार राष्ट्र को दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से संबोधित किया। और इस संबोधन के साथ ही 15 अगस्त 2020 के संबोधन के साथ ही नरेंद्र मोदी जी ने 7 बार दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से संबोधन का रिकॉर्ड कायम कर लिया। और 15 अगस्त 2020 के संबोधन में ही नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की घोषणा की। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन अब ये है क्या? अगर हम इसकी बात करें तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन एक प्रकार की हेल्थ आईडी है जो कि एज अ स्मार्ट कार्ड वर्क करेगी। इसमें क्या होगा कि व्यक्ति के सारे स्वास्थ्य संबंधी डेटा इंक्लूड रहेंगे। आप सपोज़ करिए कि हमारा एक्सीडेंट हो जाए और हम हॉस्पिटल में जाते हैं, हमें तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अगर मुझे तुरंत ब्लड चाहिए तो क्या होगा, डॉक्टर सबसे पहले अपना ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए आपके 15 से 20 मिनट ले लेते हैं। और अगर क्रिटिकल कंडीशन है, हमारे पास 15 to 20 मिनट नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगा, तो उसी सबसे बचने के लिए ये एक हेल्थ आईडी है जिसमें व्यक्ति का सारा डिटेल रहेगा। इसमें आपकी सारे ब्लड ग्रुप संबंधी जो भी आपका स्वास्थ्य संबंधी डेटा है सारे इंक्लूड रहेगा इसके अंदर। अब हम नेक्स्ट हेडिंग की बात करें तो वह है हमारी पैतृक संपत्ति में बेटी को समान अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का स्पष्टीकरण। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2020 में अपना एक स्पष्टीकरण दिया है। 11 अगस्त 2020 के फैसले में स्पष्टीकरण दिया कि पैतृक संपत्ति में बेटी का भी बेटे के बराबर ही अधिकार है। पहले क्या था, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के 1956 के तहत पैतृक संपत्ति में बेटे का तो अधिकार होता था बट बेटी का अधिकार नहीं होता था। तो 9 सितंबर 2005 में इस रूल्स में, इस अधिनियम में संशोधन किया गया और इस संशोधन के अकॉर्डिंग पैतृक संपत्ति में बेटी का भी बेटे के बराबर ही अधिकार होता है। लेकिन इस संशोधन में कुछ डाउट था, इस संशोधन में कुछ बातें क्लियर नहीं थी। जैसे कि 2005 के संशोधन में यह क्लियर नहीं था कि अगर बेटी के पिता की मृत्यु 2005 के एक दिन पहले हो जाए तो उसमें पैतृक संपत्ति में बेटी का भी अधिकार होगा कि नहीं होगा। बट 11 अगस्त 2020 के स्पष्टीकरण में सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर किया कि भले ही 2005 के पूर्व ही बेटी के पिता की मृत्यु हुई हो तो भी बेटी का बेटे के बराबर ही पैतृक संपत्ति में अधिकार होगा। और ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी थी, जो न्यायाधीश की पीठ थी, उनके अध्यक्ष थे अरुण मिश्रा जी और साथ में ही 2 सदस्य थे। और अगर अब हम नेक्स्ट हेडिंग की बात करें तो वो है हमारी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी।
इसकी 19 अगस्त 2000 की बैठक में, और इसकी अध्यक्षता किसने की? नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 19 अगस्त 2020 की बैठक में इस NRA राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को मंजूरी दी गई। यह एक केंद्र की अराजपत्रित भर्तियां करेगा। जस्ट में जो सेंट्रल लेवल पे आपकी जो वैकेंसीज आती हैं उसकी भर्ती के लिए यह एग्ज़ाम होगा, CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अभी क्या होता है, जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं तो अभी जैसे आपके SSC, IBPS, रेलवे, इन सब का क्या होता है, एग्ज़ाम अलग अलग होता है डिपार्टमेंट वाइज। बट अब क्या होगा कि ये जो सारे एग्ज़ाम एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की से होंगे। और ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जैसे क्योंकि वैकेंसी आती है आपकी 10th के लेवल पे, कुछ वैकेंसीज़ आती हैं, कुछ 12th के लेवल पे वैकेंसीज़ आती हैं, कुछ ग्रेजुएशन के लेवल पे होती है। तो इस CET को भी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को भी ग्रुप B और ग्रुप C के रूप में डिवाइड किया गया है। ठीक, 10th, और ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये साल में 1 या 2 बार होंगे और ये 3 साल तक के लिए वैलिड होगा। दैट मीन, और ये जो CET का एग्ज़ाम है ये क्या होगा, ओनली स्क्रीनिंग टेस्ट है। जैसे आपने MPPSC, UPSC देखा है, तो इसमें क्या होता है, एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसे हम प्री बोलते हैं, प्री का एग्ज़ाम। उसी तरीके से यह क्या है, केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। फिर इसके बाद आपका जैसे मेंस होता है वैसे आपका एग्ज़ाम्स होंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक, अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें अब, तो 101 रक्षा उत्पादों के आयात को प्रतिबंधित कर दिया गया है। और कब तक के लिए कर दिया गया, कब तक किया जाएगा, यह 2020 से 2025 तक 101 टोटल रक्षा उत्पादों के आयात को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब यह एक साथ नहीं किया जाएगा, यह कुछ डिवाइड करके किया जाएगा। और यह जो हुआ है, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 अगस्त 2020 को इसकी घोषणा की है। और क्यों घोषणा की है, आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत। मतलब ये जो रक्षा उत्पाद हैं इनके आयात को प्रतिबंधित करके कि अब ये जो रक्षा उत्पाद हैं ये हमारे देश में ही बनाए जाएंगे। अब कौन कितने उत्पाद कब तक के लिए प्रतिबंधित किए हैं, जैसे 69 उत्पाद दिसंबर 2020 तक प्रतिबंधित कर दिए गए। मतलब 2020 तक ये 69 उत्पादों को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। 11 उत्पाद दिसंबर 2021 तक, 4 उत्पाद दिसंबर 2022 तक, 8 उत्पाद दिसंबर 2023 तक और शेष 8 उत्पाद दिसंबर 2024 तक। बाकी शेष उत्पाद दिसंबर 2025 तक लगभग पूरे प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे। अगर अब हम नेक्स्ट हेडिंग की बात करें तो देश की पहली किसान रेल चलाई गई 7 अगस्त 2020 को। यह जो किसान रेल है देश की पहली, ये देवाली नासिक से दानापुर बिहार के लिए चलाई गई। और ये किसान रेल क्या है, एक वातानुकूलित AC ट्रेन है जो कि किसान के जैसे जो फल, जो अपने किसानी उत्पाद हैं जैसे सब्जियां, फ्रूट्स और दूध जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, वो क्या होगा कि AC ट्रेन के थ्रू आप इसे क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और दूसरी AC किसान रेल बरौनी बिहार से टाटानगर झारखंड के लिए 14 अगस्त 2020 को चलाई गई। दुबई में फंसे भारतीयों को वंदे भारत मिशन के तहत स्वदेश वापस ला रहा एयर इंडिया विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया 7 अगस्त 2020 को। और यह कहाँ दुर्घटनाग्रस्त हुआ, यह कोझिकोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें कुल 191 पैसेंजर थे जिसमें से 18 की डेथ हो गई और साथ ही इन डेथ में एक जो था वो कोरोना पॉजिटिव था और साथ ही एक विमान चालक और सहचालकों की भी डेथ हुई। और जो विमान चालक थे हमारे वह थे कैप्टन दीपक साठे जो कि एक बहुत ही अनुभवी पायलट थे और अनुभवी पायलट थे। साथ ही इन्हें इस रनवे पे, इस हवाई अड्डे पे विमान उतारने का काफ़ी एक्सपीरियंस था। कई बार उन्होंने इस रनवे पे विमान की लैंडिंग करवाई। लेकिन उस दिन क्या हुआ, भारी वर्षा की वजह से जो उन्हें विमान लैंड कराना था तो वह थोड़ा पीछे कराना चाहिए था, तो वो थोड़ा आगे कराकर
आगे कराया उन्होंने लैंड, जिससे क्या हुआ कि वो विमान खाई में जा गिरा। और जो अगर हम इस कोझिकोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें तो यह केरल का तीसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। अगर पहले नंबर की बात करें तो पहले नंबर पे कोची, दूसरे नंबर पर क्या है, तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा। और ये जो कोझिकोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसका जो रनवे है, इस रनवे के दोनों ओर खाई होने के कारण इसे देश के सबसे खतरनाक हवाई अड्डों में इसकी गिनती की जाती है। अब हम बात करेंगे स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के पुरस्कार की। तो यह पुरस्कार आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा स्वच्छ महोत्सव नामक आभासी कार्यक्रम में 20 अगस्त 2020 को दिया गया। और यह जो पुरस्कार वितरण है, यह ऑनलाइन किया गया। इस पुरस्कार वितरण में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सबसे पहला स्थान स्वच्छतम शहर का वह किसे मिला, इंदौर को मिला। और इंदौर को लगातार चौथे वर्ष सबसे स्वच्छतम शहर का यह पुरस्कार दिया गया। अगर हम दूसरे नंबर पे बात करें तो दूसरे नंबर पे सूरत है, तीसरे नंबर पर नवी मुंबई को, और अगर लास्ट स्थान की बात करें तो लास्ट स्थान पटना को मिला। मतलब 47वां स्थान जो था 47, वह कौन है, पटना। अगर हम 1 से 10 लाख तक की आबादी की बात करें तो 1 से 10 लाख तक की आबादी में जो पहला स्थान है स्वच्छतम का शहर का, वह किसको मिला, अंबिकापुर को। अंबिकापुर ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ को। दूसरा स्थान मैसूर, और तीसरा स्थान नई दिल्ली, और लास्ट स्थान गया, बिहार को लास्ट स्थान 342वां स्थान मिला। अब कैंट एरिया की बात किया जाए तो कैंट एरिया में सबसे पहला स्थान जालंधर कैंट, दूसरा दिल्ली कैंट और तीसरा मेरठ कैंट को मिला। अगर हम 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों की बात करें तो जो पहला स्थान मिला वह झारखंड को, दूसरा हरियाणा को और तीसरा स्थान उत्तराखंड को। अगर हम 100 से अधिक शहरी निकाय वाले स्थानीय राज्यों की बात करें तो पहला स्थान छत्तीसगढ़, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा मध्य प्रदेश को मिला। अगर हम सर्वेक्षण में बात करें, वैसे ये ज़रूरी तो नहीं है लेकिन एक बार हम अपने दिमाग में रख सकते हैं इसे। अगर हम सर्वेक्षण में बात करें तो 2016 में कुल 73 शहरों को शामिल किया गया था। 2017 में 434 शहरों को शामिल किया गया। 2018 में 4203 शहरों को शामिल किया गया। 2019 में 4237 शहरों को शामिल किया गया और 2020 में कुल 4242 शहरों को शामिल किया गया इस सर्वेक्षण के लिए। अब हम देखते हैं, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी का निधन हो चुका है और इनका निधन 31 अगस्त 2020 को सेना के दिल्ली कैंट स्थित रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में हुआ। जो प्रणब मुखर्जी जी थे वो 84 वर्ष के थे और प्रणब मुखर्जी जी भारत में कई अच्छे पद पर भी रहे और ये बहुत अच्छे वित्त मंत्री भी थे। इन्हें मतलब भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था और 2012 में ये भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। प्रणब मुखर्जी जी बहुत अच्छे राइटर भी थे। अगर हम इनकी कुछ बुक्स के बारे में बात करें, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, जैसा कि आप इनकी फर्स्ट बुक के बारे में बात करें तो फर्स्ट बुक क्या थी इनकी, बियॉन्ड सर्वाइवल अमेजिंग डायमेंशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यह बुक 1984 में प्रकाशित हुई और कुछ बुक्स और हैं इनकी जो इन्होंने लिखा है, रफली आप इन्हें भी दिमाग में रख सकते हैं, देख सकते हैं। ऑफ द ट्रैक अ फ्यू करंट अफेयर्स 1987, चैलेंज बिफोर द नेशन 1992, सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस 1992 में प्रकाशित हुई। थॉट एंड रिफ्लेक्शन 2014, द ड्रामेटिक डिकेड द इंदिरा गांधी ईयर्स 2014, द ट्रू वैलेंट ईयर्स 1980-96 और ये 2016 में प्रकाशित हुई। द कोलिएशन ईयर 1996 to 2012 और यह प्रकाशित हुई 2017 में।
तो बस आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन इसी तरीके से बना रहे और हम आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आएँ। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।